अस्सलाम वालेकुम। भारत की प्रोफेसर अपर्णा वेदक एक जानी मानी मौर्रिख हैं। पहले वॉशिंगटन में तारीख पढ़ाती थीं, आजकल हिंदुस्तान की अशोका यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। 7-8 बरस पहले वो पाकिस्तान आई। उनकी आमद का मकसद भगत सिंह के मुकदमे की तहकीक था। इत्तफाक से मुझे उनकी मुआवनत का मौका मिल गया। उनकी रहनुमाई में मैंने पाकिस्तान में दस्तयाब इस तारीखी मुकदमे का रिकॉर्ड छाना। भगत सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक हुर्रियत पसंद था जिसने 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी लेकर अपनी लंबी जिंदगी का एहतमाम कर लिया। हुकूमत पंजाब की तहवील में पड़ी इसके मुकदमे की फाइलें पढ़ते हुए मुझ पर आश्कार हुआ कि 1928 में जॉन सैंडर्स नामी अंग्रेज़ पुलिस अफसर को कत्ल करने का इल्ज़ाम तो इस पर पूरी तरह साबित होता है। अगरचे वो जॉन को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उस वक्त के लाहौर के एसपी जेम्स स्कॉट को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का इंतकाम चाहता था, मगर उसे ना पहचानने की वजह से जॉन इसका निशाना बन गया, जो लाहौर पुलिस के ज़िले दफ्तर से मोटरसाइकिल पर बाहर निकल रहा था। भगत सिंह ने कत्ल की पूरी मंसूबाबंदी की थी। कत्ल के बाद उसने बाकायदा तौर पर दीवारों पर बदला लेने के इश्तहार लगाए, फरार हो गया और 1929 में दिल्ली से असेंबली में बम फेंकते हुए गिरफ्तार हुआ। हैरत की बात है कि कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने के बावजूद भगत सिंह आज़ादी का इस्तिआरा क्यों बना? इसका जवाब है उस वक्त की अदालत और दोस्त की बेवफाई। अदालत यूं के अंग्रेज की थी और अंग्रेज को हिंदुस्तान में गासिब समझा जाता था। बेवफाई यूं कि भगत सिंह के साथी हंसराज वोहरा ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया। उसकी देखा देखी 2 दूसरे भी गवाह बन गए। यूं कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और भगत सिंह फांसी चढ़ गया। हंसराज सहाफ़ी बनकर कुछ अरसा लाहौर में ही रहा, फिर अमेरिका चला गया। उसने तवील उम्र पाई और ज़िंदगी भर उसकी ख्वाहिश यही रही कि उसे भुला दिया जाए। उसकी ख्वाहिश के बिल्कुल बरअक्स भगत सिंह को किसी ने भुलाया, ना हंसराज को। भारत की अपर्णा वेदक उस बेवफाई की वजूहात का सुराग लगाने वॉशिंगटन से लेकर लाहौर तक की खाक छान रही थी और मैं खामखा इस 93 बरस पुरानी दास्तान में कूद पड़ा था। एक गुजरी हुई कहानी का किरदार बनना एक तकलीफ देह तजुर्बा है। मुझे ये एहसास इस काम में हाथ डालने के बाद हुआ। बहरहाल इस कहानी का किरदार बनकर मुझे 3 बातें पता चली। पहली ये कि हुकूमत और अदालत के लिए ज़रूरी है कि इनकी कानूनी हैसियत और गैर जानिबदारी मुसल्लम हो। अगर हुकूमत की इन दोनों खुसूसियात में से एक पर भी सवालिया निशान लगा तो जुर्म जुर्म नहीं रहता, अदालत अदालत नहीं रहती। दूसरे ये कि लालच और दबाव के नतीजे में वादा माफ शरीक मुल्ज़मान बहुत कुछ पा लेते हैं। जैसे हंसराज ने लंदन में आला तालीम हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत का वजीफ़ा पा लिया, मगर इन लोगों की हैसियत अवाम की याददाश्त में किसी और ही हवाले से रहती है। तीसरी बात ये समझ में आई कि भगत सिंह को फांसी तो चढ़ा दिया गया, लेकिन उसे मारा नहीं जा सका। उसके नाम के डाक टिकट छपते रहे हैं। उसकी बहनें भाई जब तक जिए सर उठाकर जिए और आजकल भांजे भतीजे फख्र से अपना तारुफ कराते हैं। उसके दोस्त हंसराज वोहरा की नस्ल अमेरिका में रहकर भी खुद को छुपाती रहती है। भगत सिंह की लगभग 1 सदी पुरानी कहानी के ये 3 सबक दरअसल तारीख के 3 पैमाने हैं जिन पर किसी भी वाक़े की असल हैसियत को परखा जा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे को ही ले लीजिए। आज 44 बरस होने को आए। कितने लोग हैं जो उनकी फांसी की सज़ा को दुरुस्त मानते हैं? उनके नाम के डाक टिकट छपे, उनके नाम पर आज भी वोट पड़ते हैं, उनका नाम ऐवानों में गूंजता है, मगर कोई उन्हें कातिल नहीं कहता। भगत सिंह को फांसी देने वाले काला मसीह के बेटे तारा मसीह ने भुट्टो को फांसी दी, मगर काला मसीह या तारा मसीह दोनों को कोई कसूरवार नहीं समझता। हंसराज वोहरा की तरह भुट्टो के खिलाफ भी एक वादा माफ मुल्जिम मसूद महमूद मिल गया, जो बाद में मुल्क छोड़कर चला गया। फिर जो हुआ अब तारीख का हिस्सा है। भगत सिंह की कहानी से निकलकर आज के ज़माने में आ जाइए।
आज हमारे सामने हुकूमत के नापसंदीदा अफराद की फहरिस्त में इमरान खान का नाम सबसे ऊपर है। उनके खिलाफ मुकदमात की भरमार, उनके साथियों की उनसे अलहदगी और बाज़ की तरफ से तुंदो तेज़ इल्ज़ामात सब कुछ साबित कर रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह उनके जराइम नहीं बल्कि उनके खिलाफ बना हुआ सियासी इत्तेहाद है। उनके हक़ में अगर कोई फ़ैसला आ जाए तो जिस तरह अदलिया बिलुमूम और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल को तानो तशनी का तख्ता मश्क बना लिया जाता है, इससे मेरे जैसा आम आदमी भी यही अखज़ करता है कि इमरान खान पर इल्ज़ाम चाहे कुछ भी हों, उनका असल जुर्म उनके ख़यालात और अंदाज़े सियासत है। ये तासुर ना बनता अगर इससे पहले भी निज़ाम के अंदर कानूनी नवीयत के कुछ वाक़यात ना हुए होते। अप्रैल 2022 में जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली तोड़ी तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का कहा। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना होता है, मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीरी तौर पर जवाब दिया कि अभी इसकी तैयारी नहीं क्योंकि नई हल्काबंदियाँ करनी हैं। ये ऐसी दलील थी जो दस्तूर, कानून और मंतक हर हवाले से बेमानी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि इलेक्शन कमीशन को अपने दस्तूरी फ़राइज़ की परवाह ही नहीं। दिलचस्प बात है कि यह ख़त ऐन उस वक्त सदर को भेजा गया जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान की तोड़ी हुई असम्बली की बहाली की समाअत हो रही थी। अदालत में सवाल उठ रहा था कि आखिर पीडीएम का जो ग्रोह सियासतकारां चंद दिन पहले तक नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहा था, अब इलेक्शन से क्यों भाग रहा है। अदालती फैसलों का अपना इस्तदलाल हुआ करता है, मगर हमारे इलेक्शन कमीशन का ख़त हैरत अंगेज़ तौर पर पीडीएम के मौक़िफ़ के करीब था। उसके बाद पंजाब में भी मखसूस नशिस्तों पर बराजमान तहरीक इंसाफ के अराकीन सूबाई असम्बली ने वफादारियाँ बदली तो यही हुआ। उसूलन जिस जमात के लोग नाअहल हुए थे उसी जमात की दी हुई फहरिस्त में से अगले लोगों को इन नशिस्तों पर आ जाना चाहिए था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि वो 20 आम नशिस्तों में से ज़्यादातर जीत लेगी, इसलिए उसका मौक़िफ़ था कि जब ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं तो असर नौ मखसूस नशिस्तों का तनासुब तय किया जाए। ये मौक़िफ़ सियासी तो था मगर कानून या दस्तूर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। हैरत अंगेज़ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। मामला अदालत में पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ही सौंपना पड़ी। जनवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ टूटी। दस्तूर के मुताबिक 90 दिन यानी अप्रैल में उनके इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। इसके बरक्स हुआ और ये कि दोनों सूबों के गवर्नर मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो फिर उसको समझने के लिए दरख्वास्त डाल दी गई, समझ आ गई तो अपील दाख दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा तो कई जजों को दस्तूर की ये शिक ही गैर वाज़ेह लगी। फैसला आया तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन, सियासी ग्रोहों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली और हुकूमत सभी इकट्ठे हो गए। यानी तसव्वुर कीजिए कि इलेक्शन जैसे बुनियादी आइनी तकाज़े को गैर दस्तूरी करार देने का शोर मचा दिया गया। अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया और किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की शिक भी हरकत में नहीं आई। अगर फैसला ना मानना तौहीन अदालत नहीं तो इसका मतलब है पाकिस्तान में तौहीन अदालत का कानून भी उसी रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए जहां 14 मई 2023 को इलेक्शन कराने का हुक्म डाला गया था। ये तो थी दस्तूरी सूरत हाल जिसकी हर करवट तहरीक इंसाफ के खिलाफ गई। इसके बाद खुद इमरान खान और उनके साथियों पर मुकदमात देख लीजिए। वो जिस अंदाज में चल रहे हैं, इंसाफ के सभी तकाज़ों को रौंद कर चल रहे हैं। हद यह है कि इमरान खान पर चलाए जाने वाले तोशा खाने के मुकदमे में तो जज साहब ने गवाही, दिफा और दलाइल तक का भी तकल्लुफ़ नहीं किया, सज़ा सुनाई और ये जा वो जा। ये सब कुछ बता रहा है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इसमें वो ग्रोह सियासतकारां
पूरी तरह मुलव्वस है, जिसे अवाम के हुकूक का पास है न आइन का लिहाज। जब सूरत ऐसी बन जाए तो निज़ाम के दुरुस्त फैसले भी अपनी अफादियत खो बैठते हैं। दुनियाए सियासत के सभी हकीम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमतों को अपनी अखलाक़ी और सियासी साख के बल पर हक़ाइक़ का सामना करना होता है। जब हुकूमतों की अखलाक़ी साख चली जाए तो फिर उनका इंसाफ भी नाइंसाफ़ी का हममानी हो जाता है। हम पाकिस्तान में फिर यही देख रहे हैं। हर बार हुकूमतों ने कानून की रस्सी से अपने मुखालिफिन की मुश्कें कस कर अपनी मर्जी की सज़ा को इंसाफ का नाम दिया है। हम भी शायद मजबूर हैं कि हमें यही निज़ाम विरसे में मिला, जिसने हमें सोचने समझने से भी महरूम कर दिया है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। 93 साल पहले की हुकूमत भगत सिंह को मुजरिम समझ रही थी और अवाम के नज़दीक वो हुर्रियत पसंद था। आज इमरान खान मुजरिम बताए जाते हैं और लोग हैं कि मानते ही नहीं। वस्सलाम।